कहानी पेपरवेट। लेखक गिरिराज किशोर। भेड़ों के रेबड़ के पीछे गडरियों को लाठी लिए चलते देखकर मृणाल बाबू को हंसी आ रही थी। गडरियां उनको इकट्ठा करने के लिए मुंह से अजीब अजीब बोलियां निकाल रहा था। कभी अपनी लाठी को जमीन पर दे मारता था। भेड़े बेचारी डर के मारे एक दूसरे से सट जाती थी। जमादार चपरासी ने आकर बताया, हुजूर साहब दफ्तर आ गए हैं। हालांकि वे शिवनाथ बाबू से ही मिलने आए थे, लेकिन इस सूचना ने उन्हें क्षण भर के लिए अव्यवस्थित कर दिया। तुरंत ही ध्यान आ गया, जमादार उनके चेहरे के बदलते रंगों को बराबर देख रहा था। वे शिवनाथ बाबू के कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गए। कमरे के बाहर लुकिंग ग्लास लगा हुआ था। एक नज़र उधर डालने पर उन्हें मालूम हुआ कि वे खामखा परेशान थे कि उनके चेहरे पर घबराहट है। धीरे से पर्दा हटाकर पायदान पर पांव रगड़े और खखारते हुए से अंदर चले गए। शिवनाथ बाबू फाइलें देखने में व्यस्त थे। उनके काम में व्यवधान न डालने के ख्याल से हाथ जोड़कर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बैठने के 2-4 क्षण बाद ही उन्हें ख्याल हुआ, आराम से न बैठकर उठेंगे। बैठे हैं। इस तरह का बैठना घबराहट का द्योतक है। मृणाल बाबू ने पीठ कुर्सी के तकिए से लगा ली और पांव फैला दिए। उनके पांव ऑफिस टेबल के नीचे रखे लकड़ी के खोखले पायदान से टकराए। चेहरा एकदम उतर गया और नजरें शिवनाथ बाबू के चेहरे की ओर चली गई। शिवनाथ बाबू पर पायदान से पांव टकराने की उस आवाज का कोई असर नहीं हुआ था। वे बदस्तूर अपनी फाइलें देख रहे थे। मृणाल बाबू उनकी कार्य कुशलता को गौर से देखने का अभिनय करने लगे, जैसे कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हो। शिवनाथ बाबू फाइल उठाते, लाल फीता खोलते, फिर प्लेग लगे स्थान पर से उलटकर पढ़ने लगते थे। बीच बीच में पीछे के पृष्ठ भी उलटने की आवश्यकता पड़ जाती थी। पढ़ते समय उनके होठ भी व्यस्त नजर आते थे। फिर या तो उस पर कोई नोट लिखकर या प्रश्न चिन्ह बनाकर फाइल नीचे डाल देते थे। बहुत ही कम ऐसी फाइलें थी जिन पर उन्होंने उसी रूप में हस्ताक्षर किए हो। इस क्रिया को देखते रहने के कारण मृणाल बाबू को ऊब आने लगी, अतः इधर उधर ताक झांक करने लगे। चारों तरफ से बंद कमरा जलता हुआ लैंप और लैंप के प्रकाश का फाइलों पर पड़ता घेरा किसी दार्शनिक के अंतःस्थल सा महसूस हुआ। बाकी कमरे में उस प्रकाश का आभास मात्र था। बैठे बैठे मृणाल बाबू को एक पूठ में दुखन महसूस होने लगी थी। दूसरी पूठ बदल ली। शिवनाथ बाबू ने फाइलों पर से जब गर्दन उठाई तो मृणाल बाबू सकपका से गए। शायद उनका ख्याल था शिवनाथ बाबू गर्दन उठाने से पूर्व कोई तो आवाज देंगे। जबरदस्ती उन्हें अपने होठों पर मुस्कान लानी पड़ी। उनके सूखे होठ बोसीदा रबड़ की तरह खिंच गए। शिवनाथ बाबू ने मूछों को सघनता में छिपी स्वाभाविक मुस्कान के साथ पूछा, कहिए विभाग का काम ठीक चल रहा था? कहिए विभाग का काम ठीक चल रहा है? मृणाल बाबू वही सब बताने के लिए आए थे। दरअसल शिवनाथ बाबू के विदेश से लौटने के बाद से उन्होंने कई बार उनसे मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाए थे। विदेश जाते समय शिवनाथ बाबू उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाकर गए थे। उस समय उनसे यह भी कहा था, मैं चाहता हूँ आप अपनी उसी तेजी और अक्लमंदी का यहाँ भी परिचय दें। आपकी अतिरिक्त तत्परता के कारण ही तो शांति शरण को त्यागपत्र देना पड़ा था। मैं समझता हूँ आप उन सब परिस्थितियों को भली प्रकार समझ सकेंगे। फिर धीरे से मुस्कुराकर पुनः कहा, मैं इस बारे में सचेत हूँ। आप जैसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति कम ही है। वे हवाई जहाज में बैठ गए थे। लगभग सभी लोग हवाई जहाज के उड़ने तक खड़े देखते रहे थे। शिवनाथ बाबू के चले जाने के कई दिन बाद तक उन्हें लगता रहा पिता जैसे बच्चे को स्कूल में भर्ती कराकर चला गया हो। मृणाल बाबू ने उनकी उस बात की गिरह बांध ली और इस बात की पूरी कोशिश की थी कि शिवनाथ बाबू के लौटकर आने तक विभाग को पूरी तरह बदल डालें। हर फाइल को वह स्वयं देखते थे
कोई भी फाइल 15 दिन से अधिक न रुके, इस बात के लिए विभाग को सख्त आदेश थे। शिवनाथ बाबू के विदेश से लौटने के बाद उन्होंने इस बात को महसूस किया। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने सब मंत्रियों के काम की किसी न किसी रूप से सराहना की है। मृणाल बाबू के विभाग के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था। विभाग के काम में भी एक अजीब तरह का परिवर्तन आ रहा था। जो भी फाइल विभाग से मांगी जाती थी, पता चलता था मुख्यमंत्री के पास से। सचिव को पूछते थे, वह भी मुख्यमंत्री के यहाँ गया हुआ होता था। मृणाल बाबू के मन में यह निश्चय हो गया था, सचिव की बदमाशी है। मुख्यमंत्री को बात करनी होगी तो विभाग के मंत्री को बुलाकर बात करेंगे। वे ये भी सुन चुके थे कि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के मुंह लगा है। शिवनाथ बाबू ने गर्दन उठाकर कॉल बेल बजाते हुए उनकी ओर मुखातिब होकर कहा, आपने कुछ बताया नहीं, क्या बात थी? घंटी सुनकर वही जमादार आ गया। उसने एक नज़र मृणाल पर भी डाली। शिवनाथ बाबू ने मृणाल बाबू की ओर इशारा करते हुए जमादार से कहा, जरा आपके सचिव मिस्टर राय से टेलीफोन मिलाओ, हम बात करेंगे। उनके बैठे हुए विभाग के सचिव को बुलाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन चुप रहे। शिवनाथ बाबू ने अपनी तरफ आंखों का इशारा करके हूँ करने पर मृणाल बाबू ने पूछा, मिस्टर राय से कोई विभाग का काम है? शिवनाथ बाबू कुछ इस तरह अपनी फाइलें देखते रहे जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। क्षण भर के लिए मृणाल बाबू का चेहरा खिसियाना सा हो गया। कुछ देर के बाद फिर हिम्मत करके बोले, इधर मैंने अपने विभाग में यानी विभाग को काफ़ी समझने की कोशिश की है। कई स्कीमें मेरे दिमाग में है। उनका वाक्य समाप्त होने के बाद शिवनाथ बाबू ने बड़ी सी हूँ की। मृणाल बाबू समझ नहीं पाए ये हूँ उनकी बात पर की गई है या फाइल देखकर मुंह से निकल गई। फाइल बांधते हुए वे मुस्कुराए और बोले, अच्छा सुनकर मृणाल बाबू जरा उत्साहित हो गए। कहने लगे, मिस्टर राय बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं। कोई भी फाइल मेरे सामने नहीं आती, मांगने पर यही उत्तर मिलता है, मुख्यमंत्री के यहाँ गई हुई है। भला आप फाइलें मंगाकर क्या करेंगे? आखिर आपने ही तो मुझे मंत्री बनाया है, आपका विश्वास पात्र हूँ। लेकिन मिस्टर राय, आप तो जानते ही हैं, बड़े चलते हुए व्यक्ति हैं। फिर रुककर मुस्कुराते सकुचाते हुए कहा, मिस्टर राय समझते हैं, मुझे ये सब आपसे कहते डर लगेगा, नया आदमी हूँ। शिवनाथ बाबू को पुनः फाइलों में व्यस्त देखकर मृणाल बाबू को अपने प्रति जाति सी होती महसूस हुई। जब जमादार ने आकर बताया कि राय साहब कोठी पर नहीं है, मंदिर गए हैं, शिवनाथ बाबू बिना कुछ कहे कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। मृणाल बाबू की ओर हाथ जोड़कर बोले, अच्छा। मृणाल बाबू को लगा कि उन्हें कोठी से धक्के देकर निकलवा दिया गया है। तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उनकी नज़र जमादार पर गई। वह बड़े हाव भाव के साथ उनके ड्राइवर को कुछ बता रहा था। उसके चेहरे पर कुछ इस प्रकार की हंसी थी जैसे किसी की नकल उतारकर मजा ले रहा हो। उसका इस तरह करना मृणाल बाबू को अच्छा नहीं लगा। कार में बैठने पर ड्राइवर से पूछा, जमादार क्या कह रहा था? ड्राइवर इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। वह घबरा सा गया और उसके मुंह से निकला, जी कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? मृणाल बाबू ने जरा सख्त आवाज से उसी का वाक्य दोहराया। ड्राइवर ने यह कहकर जान बचानी चाहिए, कुछ आपस की ही बातें थी। मृणाल बाबू को इस सबसे संतोष नहीं हुआ। जरा खुलकर पूछा, हमारे बारे में कुछ कह रहा था? ड्राइवर ने उनकी तरफ देखने के लिए जरा से गर्दन घुमाई। वे पिछली सीट पर बाएं कोने में थे। सामने ऊपर का शीशा भी दूसरे कोण पर था। ड्राइवर को सामने की तरफ ही देखते हुए कहना पड़ा, हुजूर, और तो कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था, मुख्यमंत्री जी तुम्हारे साहब से क्यों नाराज है? अभी अभी तो तुम्हारे साहब मंत्री बने हैं। मृणाल बाबू को बड़े जोर से गुस्सा आया। उन्होंने कहना चाहा, शिवनाथ बाबू मुझसे क्या नाराज होगा? मैं ही उससे नाराज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, केवल आंखें बंद करके पीछे की ओर लुढ़क गए। आंखें बंद कर लेने पर भी उनके मन का आक्रोश कम नहीं हुआ। नाक के नथुने फूल गए और यह सोचने का प्रयत्न करने लगे, घर जाकर त्यागपत्र दे देंगे। मंत्री बनने से पूर्व शिवनाथ बाबू का जो उनके साथ व्यवहार था, अब एकदम उनसे भिन्न है। उन्हें एकाएक आभास हुआ कि वे आप ही आप कुछ बोल रहे हैं।
सीधे बैठ गए और ड्राइवर की तरफ देखने लगे। उसने देख तो नहीं लिया, लेकिन जब उनकी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी तो शीशे का कोण बदला हुआ था। सब स्थितियां उन्हें ऐसी लगी जैसे बंदी बना दिए गए हों। आज की परिस्थिति पहले से एकदम भिन्न हो गई है। जब शिवनाथ बाबू उन्हें मंत्री पद के लिए आमंत्रित करने गए थे तो कितने मधुर स्नेहशील नजर आ रहे थे। मृणाल बाबू को उनका वह डायलॉग शब्दशः याद हो आया। उस समय उनसे कहा गया था, मैं जानता हूँ आप स्पष्टवादी और ईमानदार हैं। पार्टी सचेतक के होते हुए भी आपने मेरी सरकार का विरोध किया। शांति शरण को आपके ही कारण त्यागपत्र देना पड़ गया। ये कहते हुए वह साधारण सा हंस दिए थे। फिर गंभीर होकर कहा था, यदि मैं चाहता तो आपको पार्टी और सदन से निष्कासित करा सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ आपने विधायकों में आप जैसी सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई भी नहीं। शपथ वाले दिन भी राज्यपाल से परिचय कराते समय उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शपथ वाले दिन राजभवन तक ले जाने के लिए मैं पायलट की अपनी गाड़ी भेजी थी। मृणाल बाबू सोचने लगे। उस समय उनके चेहरे पर बालक जैसी सरलता और निस्पृहता थी, लेकिन आज का चेहरा। ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मृणाल बाबू को लगा एक्सीडेंट हो गया है। कोई बकरी का बच्चा कार से नीचे से बच गया था। मृणाल बाबू को बकरी के बच्चे पर बड़ी दया आई। उनकी कार पोर्टिको में जाकर रुकी। बरामदे में बहुत से लोग जमा थे। उनका मन हुआ कार से उतरकर वापस लौट चला जाए। वे लोग पहले रोज भी मिल चुके थे। मृणाल बाबू ने उन्हें अगले दिन उत्तर देने का आश्वासन दिया था। उनका ख्याल था कि वे सरकार को उन लोगों की शर्त मानने के लिए रजामंद कर लेंगे। एक औद्योगिक बस्ती का मसला था। सरकार जिन झोपड़ियों को लेना चाहते थे उनमें रहने वाले मुआवजे में फैक्ट्री की पक्की नौकरी और रहने के लिए औद्योगिक बस्ती में कम किराए पर घर मांगते थे। सरकार को इस बात पर आपत्ति थी, मात्र मुआवजा देकर पीछा छुड़ा लेना चाहती थी। यही मसला शांति शरण के जमाने में उठा था, आज भी उसी रूप में मौजूद है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए वे मुख्यमंत्री के पास गए भी थे। प्रतिनिधिमंडल के चले जाने पर भी उन्होंने सचिव को फोन किया था कि उस मामले की फाइल लेकर चले आए। सचिव ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया था, फाइल मुख्यमंत्री के पास है। मृणाल बाबू को उत्तर सुनकर इतने जोर का गुस्सा आ गया था कि सचिव को फोन पर ही डांटने लगे थे। कोई भी फाइल बिना उनकी मर्जी के मुख्यमंत्री के पास न भेजी जाए। उनकी इस बात का कोई भी उत्तर देना सचिव ने उचित नहीं समझा था। लेकिन मुख्यमंत्री के व्यवहार से मृणाल बाबू काफी त्रासित थे। औद्योगिक बस्ती के बारे में बात न कर पाने से वे अपने आप को एक बड़ी अजीब स्थिति में फंसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने यही निश्चय किया कि उन लोगों को मुख्यमंत्री के पास भेज देना उचित होगा। बिना शिवनाथ बाबू के सलाह किए किसी बात का आश्वासन देने का अर्थ यही था कि वे अपने को भी शांति शरण वाली उलझन कंट्रोवर्सी में डाल देते। मृणाल बाबू ने जब उन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का सुझाव दिया तो उनमें से एक विरोधी पार्टी के विधायक और डेपुटेशन के नेता बिगड़ उठे। आप भी शांति शरण जैसी ही बातें कर रहे हैं। आखिर विभाग आपके पास है या मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री कहते हैं आप लोग शांति शरण को तो बेईमान और कम अकल समझते थे। अब तो मैंने विधानसभा के सबसे ईमानदार और आप लोगों के विश्वास पात्र को उसी विभाग का मंत्री बना दिया। अब भी आप मेरे पास ही दौड़ते हैं। मृणाल बाबू खामोश से खड़े रह गए। उनको लगा दरवाजा खोलते हुए किवाड़ की चूल निकल गई है। मन हुआ साफ कह दे, मैं तो नाम का मिनिस्टर हूँ, लेकिन सबके सामने अपने मुंह से यह स्वीकार करना उन्हें अपमानजनक सा लगा। अतः यही उत्तर देना उचित समझा। अच्छा, आप निश्चिंत रहे, अगर मैं कुछ भी कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। नमस्कार करके अंदर चले गए। मृणाल बाबू को ऐसा अनुभव हो रहा था कि उन्हें किसी खास तौर से तैयार की गई स्थिति में फिट कर दिया गया है। एक बार फिर त्यागपत्र देने की बात दिमाग में आई, लेकिन यह उन्हें पहाड़ की ऊंचाई जैसा लगा। वह उस संपूर्ण स्थिति की कल्पना कर
कल्पना कर गए जो त्यागपत्र देने से उत्पन्न हो सकती है। अगर शिवनाथ बाबू ने उनके लिए किसी भी स्थिति विशेष का निर्माण किया है तो भी त्यागपत्र देना उन्हीं के पक्ष में होगा। लोग कहेंगे विधान भवन में तो बड़ा शोर मचाता था, काम करने का वक्त आया तो धूम फटकाकर लांडा शेर बन गया। इस बात का प्रचार इस रूप में भी किया जा सकता है। त्यागपत्र मांगा गया है। उन्होंने मेज पर रखे पेपरवेट को उठा लिया और जोर से घुमाने लगे। अपनी उंगलियों के जरा से ट्विस्ट पर पेपरवेट का घूमते रहना देखकर वे समझ नहीं पाए कि इस क्रिया को क्या संज्ञा दी जाए। टेलीफोन एक्सटेंशन मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने लगा। उन्हें अपने पीए पर गुस्सा आया। क्यों नहीं उसने मना कर दिया। मुझे सूचित करने की क्या जरूरत थी। जब देखिए बजर दबा देता है। लोग समझते हैं मिनिस्टर हो, मेरी सिफारिश से न जाने क्या से क्या हो सकता है। उनका मन हुआ वे रिसीवर को उठाकर बिना सुने ही रखते, लेकिन चपरासी ने आकर बताया, सरकार पीए साहब ने कहलवाया है, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। रिसीवर उठाना मृणाल बाबू को मानो बजनी वस्तु उठाने के समान लगा। उधर से शिवनाथ बाबू स्वयं बोल रहे थे। उन्होंने 2 ही वाक्य कहे, जरा चले आइए, जरूरी बातें करनी है। रिसीवर रख दिया। स्वर अपेक्षाकृत नरम था। मृणाल बाबू ने आक्रोश के साथ दोहराया, जरूरी काम है। कमरे से बाहर आए। सामने पिए वाले कमरे में ड्राइवर, चपरासी, सोडो सुरक्षित अधिकारी सब जमा थे। कहे लगा कर बातें कर रहे थे। मृणाल बाबू गुस्से से कांप उठे। सीधे पीए के कमरे में पहुंचकर पीए पर बिगड़ने लगे। आपको शर्म नहीं आती? इन लोगों के साथ बैठकर हंसी ठट्टा करते हैं। अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पीए साहब पर डांट पड़ती देख सब लोग दूसरे दरवाजे से निकलकर अपनी अपनी जगह पर पहुंच मुस्तैदी से खड़े हो गए। ड्राइवर कार पोंछने लगा। शेडो बेंच पर जा बैठा चपरासी अंदर चला गया। कार चलाते हुए ड्राइवर को बराबर लग रहा था कि अब मृणाल बाबू की डांट पड़ी। ड्राइवर के बराबर में बैठा सेंडो भी थोड़ा आतंकित था, लेकिन मृणाल बाबू का मन शिवनाथ बाबू के कुछ देर पहले वाले व्यवहार को लेकर अत्यधिक त्रासित था। वे सोच रहे थे, अगर शिवनाथ बाबू इस समय ठीक मूड में होंगे तो जरूर इस बात को कहेंगे। मुख्यमंत्री की कोठी पर पहुंचकर वे बरामदे में ही ठिठक गए। पीए तुरंत दौड़ा हुआ आया और बड़े सम्मान के साथ ड्राइवर रूम में ले गया। क्षण भर को मृणाल बाबू ने इस आवाभगत को का और सुबह आधा घंटे तक लाने से टहलने वाली स्थिति के साथ मिलान किया, लेकिन सामने ही दीवान पर शिवनाथ बाबू बाई कोहनी गांव तकिए से टिकाए तिरछे बैठे हुए थे। बायां घुटना पट लेटा हुआ था और दाहिना घुटना 90 डिग्री कोण पर खड़ा था। उन्होंने विस्तृत सी मुस्कान के साथ कहा, आइए। दाएं हाथ से सोफे की तरफ इशारा कर दिया। मृणाल बाबू चुपचाप बैठ गए। आपने अभी भोजन तो नहीं किया होगा? शिवनाथ बाबू ने मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक पूछा। जी नहीं, लौट कर ही करूँगा। आज मेरे साथ ही भोजन कीजिए। जब से विदेश से लौटा हूँ, पल भर की फुर्सत नहीं मिली। सुबह भी आपसे बात नहीं कर पाया। बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। दरअसल एक फाइल देखकर मेरा भी दिमाग इतना खराब हो गया कि आप बुरा ना माने, कभी कभी मानसिक तनाव की स्थिति में बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर बैठता हूँ। अंतिम वाक्य पर उन्होंने अधिक जोर दिया और मुस्कुराए भी। मृणाल बाबू को उस समय उनके साथ भोजन करना उचित नहीं लगा। बहाना बना दिया, मैंने कुछ लोगों को घर पर आमंत्रित किया है। शिवनाथ बाबू ने और भी सरल होकर कहा, ठीक है, आपकी दावत हम पर ड्यू रही। उस समय उनके चेहरे पर ठीक वैसा ही भाव आ गया था जैसा उस समय था जब वे उन्हें मंत्री पद के लिए आमंत्रित करने उनके फ्लैट पर ही गए थे। हाँ, शायद आप राय के बारे में कुछ कह रहे थे। सुबह मैं उसे खूब जानता हूँ। शिवनाथ बाबू बड़ी जोर से हंस दिए। आपने एक कहानी सुनी है? एक चालाक भेड़िया नदी के किनारे बैठा अपनी डींग मार रहा था। मैंने खरबूजे का पूरा खेत खा डाला। मगरमच्छ को यह बात निहायत बेईमानी की लगी। जब भेड़िया पानी पीने के लिए झुका तो मगरमच्छ ने चट भेड़िए का मुंह पकड़ लिया और बोला, निकाल
खरबूजे का खेत अकेला खा गया। भेड़िया जोर से हंस दिया और बोला, निकल के खरबूजे के खेत। पीछे के रास्ते में मगरमच्छ पीछे की तरफ लपका तो भेड़िया गायब हो गया। शिवनाथ बाबू द्वारा सुनाई गई इस कहानी पर मृणाल बाबू को हंसी आ गई, लेकिन शिवनाथ बाबू गंभीर होकर बोले, आप नए नए आदमी हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। आप इन अफसरों के रास्ते नहीं जानते। आप अपने लिए नए नए विशेषण का प्रयोग उन्हें पसंद नहीं आया। दबी आवाज में बोले, बाबूजी, आखिर मेरा नयापन कब तक बना रहेगा? आपके अफसर भी मुझे नौसिखिया ही समझते हैं। कहकर मृणाल बाबू को लगा उन्होंने अपनी बिसात से ज्यादा बात कह दी है, अतः मुस्कुराकर बात को हल्का करने का प्रयत्न किया। शिवनाथ बाबू के चेहरे पर सुबह वाली कठोरता फिर उद्भासित हो गई। मृणाल बाबू को मैं राजनीतिज्ञ मान बैठा था, लेकिन आप तो भावुक बालक निकले। मिठाई पाकर हंस देते हैं, जरा सी चाट खाकर रोने लगते हैं। राजनीतिज्ञ लोहे के समान धर्मा होते हैं। लोहा जब तक ठंडा रहता है चोट करने की स्थिति में रहता है। शिवनाथ बाबू कुछ और भी कहते, परंतु मिस्टर राय के एकाएक अंदर चले आने के कारण खामोश हो गए। मृणाल बाबू को अपने आप को उस तनाव की स्थिति से वापस लाने में कुछ समय लगा, लेकिन वे सोचने लगे, मंत्री होकर भी शिवनाथ बाबू से मिलने के लिए मुझे आज्ञा लेनी पड़ती है। मिस्टर राय सचिव होकर भी अपने मंत्री के बैठे हुए वे हिचक चले आते हैं। शिवनाथ बाबू मिस्टर राय को डांटते हुए बोले, मिस्टर राय, मैं आदेश के पालन को अधिक महत्व देता हूँ। मेरे द्वारा नियुक्त किया गया सभा सचिव भी मुख्यमंत्री है। जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार का अभिन्न अंग है। जो शिकायतें मैंने सुनी है, भविष्य में उनको दोहराया जाना मुझे पसंद नहीं होगा। शासन के मामले में भी किसी तरह का हस्तक्षेप मेरे लिए असहनीय। अंतिम वाक्य कहते समय मुख्यमंत्री ने मृणाल बाबू की ओर देख लिया था। कुछ रुक रुक कर पुनः कहा, जनता के अधिकारों का दायित्व मुख्यमंत्री पर है। वह अपने अधिकारों को ही मंत्रियों, सचिवों यानी पूरी सरकार से अंगों में अवश्य कथानुसार बांटता है, लेकिन किसी की भी जरा सी चूक को जवाबदेही मुख्यमंत्री से होती है। शिवनाथ बाबू बोलते बोलते रुक गए। मृणाल बाबू और मिस्टर राय पर बारी बारी से नजर डाली। दोनों नजरों में अंतर जरूर था, परंतु मृणाल बाबू को लगा जैसे मिस्टर राय पर पड़ने वाले डांट में उनका भी बराबर का हिस्सा है। अंतर उतना ही था कि मिस्टर राय गर्दन झुकाए खड़े थे और मृणाल बाबू उनके बराबर वाले सोफे पर बैठे थे। शिवनाथ बाबू ने मिस्टर राय से उसी टोन में पूछा, आप फाइल लाए? मिस्टर राय ने अपनी बगल से फाइल निकालकर उनकी ओर सादर बढ़ा दी। हाथ में लेते हुए बिना उसकी ओर देखे मुख्यमंत्री ने कहा, अब आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखिए। मृणाल बाबू ने देखा मिस्टर राय ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलते हुए हल्का सा मुस्कुराए हैं। उनके बाहर चले जाने पर शिवनाथ बाबू ने वही फाइल मृणाल बाबू की ओर बढ़ा दी और कहा, कल आपको ही विधानसभा में उत्तर देना है। उनके कथन में आज्ञा का स्वर भी था। मृणाल बाबू गर्दन नीचे करके फाइल को उलट पुलट कर देखने लगे। उनको लग रहा था कि शिवनाथ बाबू उनके चेहरे पर होने वाली हर प्रतिक्रिया को नोट कर रहे थे। लेकिन जब शिवनाथ बाबू बोले, वैसे तो घर भी जाकर इस फाइल को देखा जा सकता है, पर आप मेरे सामने ही देख लें। मैं भी बाहर जा रहा हूँ, कल सुबह सीधा विधानसभा पहुँचूंगा। आप भावुक और आदर्शवादी व्यक्ति हैं। कभी बाद में फाइल देखकर आपको लगे आपके आदर्श टूट रहे हैं, ये सब मैं पसंद नहीं करूंगा। मृणाल बाबू को लगा कि दूसरे शब्दों में उनसे भी यह कहा जा रहा है, मैं आदेशों के पालन को अधिक महत्व देता हूँ। शिवनाथ बाबू उठ के अंदर जाते हुए पूछा, आप समझ गए? मृणाल बाबू को नमस्कार करने का अवसर भी नहीं मिल सका। मृणाल बाबू ने कार में बैठते हुए सोचा, तनाव की स्थिति में शिवनाथ बाबू अजीब अजीब हरकतें कर बैठते हैं। घर जाकर जब उन्होंने फाइल खोली, वही औद्योगिक बस्ती वाला मसला था। शब्दों में थोड़े से परिवर्तन के साथ वही उत्तर लिखा था जो शांति शरण जी ने विधान भवन में दिया था। मृणाल बाबू को लगा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य वही वाक्य दोहरा रहा है जो उन्होंने शांति शरण के लिए कहा था, हड्डी निचोड़ने वाले कुत्ते हमें नहीं चाहिए।
शिवनाथ बाबू मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, शांति शरण तो कम अकल और बेईमान थे, अब तो विधानसभा का सबसे ईमानदार और आपका विश्वास पात्र मिनिस्टर भी वही बात कह रहा है। कहानी खत्म हुई।